हेलो बच्चों, और बेटा लोग कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई शानदार चल रही है? चलो भाई, तो आज हम लोग बेटा स्टार्ट करने वाले हैं नए चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक्चुअली में एटॉमिक स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो मॉडर्न फिजिक्स वाला होता है जो कि आप लोग बेटा फिजिक्स में पढ़ोगे ना। एक्चुअली हमारे को क्या क्रैश कोर्स में बेटा ना एक लेक्चर मिला है एटॉमिक में, तो एटॉमिक में बहुत कुछ तो पढ़ाया जा सकता नहीं है, एक क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा। तो जो पार्ट फिजिक्स वाले नहीं पढ़ाते हैं वो आज मैं आपको पढ़ा देता हूँ। दैट इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मेनली जेईई मेंस एडवांस क्वेश्चन आ ही जाता है ना। है बहुत आसान, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी आज कि यार ऐसा भी होता है क्या, तो उससे क्वेश्चन आता है आपको बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो देखिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं नोड, नोडल प्लेन, ये निकालते हैं श्रोडिंगर से। अपन क्या करते हैं कि श्रोडिंगर के बिना पहले ये पढ़ेंगे, उल्टा काम करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ये सब पढ़ लेंगे जो श्रोडिंगर से निकालते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये निकालना है। तो पहले हम लोग वो पढ़ेंगे जो श्रोडिंगर से निकालते हैं बिना श्रोडिंगर के, बाद में श्रोडिंगर से बताएंगे कि देखो यार ऐसे ऐसे होता है, ठीक है बेटा। सो जो है सबसे पहले अगर अपन बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सबसे पहला हेडिंग है बेटा नोड एंड नोडल प्लेन। ओके, नोड एंड नोडल प्लेन, ठीक है। नोड एंड नोडल प्लेन। बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे सर अपनी स्टोरी सुनाइए, अपनी स्टोरी सुनाइए, तो आज कल जो है अपन ने अपनी स्टोरी बच्चों के लिए बता दी भाई कि ऐसे ऐसे है। आपको उससे बस ध्यान रखना है कि आप मोटिवेट होइए कि यार मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नॉर्मल कॉमन मैन नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। बस जो है आप जो है ऐसे समझ लो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार मैं तो कर लूँगा, ठीक है ना। मतलब इस तरह काम होता है तो हो जाता है, मतलब बहुत ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा हो कि जैसे मैसेज आ रहे हैं कि भाई आप ये हो, आप वो, ठीक है, आपका वो तो प्यार है, बेसिकली वो प्यार है। ऐसा कोई महानता वाला काम नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा सा तो लगता है कि भाई सर ने बहुत मेहनत की, ठीक है। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बेटा बहुत ज़रूरी है, जो आपने बहुत अच्छे से दिखाया है। सो मैं इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना सपोर्ट, इतना लव, इतना प्रेम दिखाया मेरे प्रति और मोशन के प्रति। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि क्लासें कर रहे हैं, जो उन्होंने मेरी संघर्ष की कहानी देखी, मैं उन सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा बेटा, ठीक है। ओके, सो अपन वापस आते हैं नोड एंड नोडल प्लेन। तो बेसिकली नोड क्या होता है ये देखिएगा। नोड क्या होता है? नोड इज अ प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। नोड इज द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। समझो, क्लियर है भाई? यानी नोड इज अ प्लेस, समझिएगा, नोड इज अ प्लेस वेयर द probability of finding electron is zero। ये देखिए, तो नोड इज अ प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। अब एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जो नोड होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है रेडियल नोड, ध्यान से सुनिएगा, और एक होता है एंगुलर नोड। रेडियल नोड, इसी को हम लोग जो है बेटा स्फेरिकल नोड भी कहते हैं। ओके, एंगुलर नोड, और इसी को कहीं कहीं नोडल प्लेन कहा जाता है। ये देखिए, ये है बेसिकली कहानी कि रेडियल नोड दो तरह से होता है। एक मतलब नोड दो तरह से, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड,
और जो एंगुलर नोड है उसी को हम लोग नोडल प्लेन कहते हैं। देखिएगा, आप ऐसा समझ लीजिए बेटा कि आज की क्लास में जो पढ़ाया जाएगा ना, अगर आपने उसे अच्छे से कर लिया तो आपका श्रोडिंगर वाला पार्ट गलत नहीं होगा, इस बात की 100% गारंटी है। ठीक है। सो अब ये हुआ कि यार ये रेडियल नोड क्या होता है, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड। तो रेडियल नोड होता है न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल रीजन जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो, उसे हम रेडियल नोड कहते हैं। इसीलिए स्फेरिकल नोड कहते हैं क्योंकि स्फेरिकल रीजन होता है। यानी रेडियल नोड क्या है, रेडियल नोड का मतलब समझ में आया कि नहीं? रेडियल नोड क्या है बेटा? न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस, क्लियर, इट इज अ स्फेरिकल रीजन, समझना, इट इज अ स्फेरिकल रीजन from a certain distance of nucleus, clear, where the probability of finding electron is 0, clear भाई। यानी एक न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल रीजन होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होगा, उसे हम कहेंगे रेडियल नोड, क्लियर। स्फेरिकल रीजन क्यों, स्फेरिकल नोड क्यों कहते हैं? क्योंकि स्फेरिकल रीजन होता है। अभी देखते हैं इसमें, देखिएगा, रेडियल नोड की डेफिनेशन क्लियर हुई। अब अगर हम आगे बात करें कि रेडियल नोड कैसे कैसे होंगे, कितने होंगे, इस पे बात करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई रेडियल नोड कितने होंगे, मेंस में तो ऐसे ही आ जाएगा। देखिए, तो होता क्या है, अगर हम बात करें इन एस सब शेल, एस सब शेल, इन एस सब शेल, एस सबशेल की बात करें, एसपीडीएफ तो क्या होते हैं बेटा? सबशेल। और जो पी में पी एक्स, पी वाई, पी जेड होते हैं, ये ऑर्बिटल्स होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है शेल, शेल होता है बेटा KLMN, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, वो आपको शेल देता है, मेन शेल। फिर होता है सब शेल, सब शेल समझ में आ गया, क्लियर, क्लियर। और ऑर्बिट भी एक होता है, ऑर्बिट, ऑर्बिट भी क्या है? थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, वो भी आपका मेन शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना। और फिर आता है ऑर्बिटल, वो होता है जो आपके सबशेल के अंदर है, PX, PY, PZ, उन्हें बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल, क्लियर। तो देखिए, इन सबशेल अगर 1s की बात की जाए तो बेटा देखो, 1s में न्यूक्लियस और ये 1s, अगर न्यूक्लियस के जस्ट बाद 1s आता है तो इसमें ऐसा कोई रीजन नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन ना हो। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो तो सबके लिए है, न्यूक्लियस के जस्ट बाद इलेक्ट्रॉन, कोई रीजन ही नहीं। इसका मतलब यहां पे हम कहेंगे, ध्यान से देखिए, एक एक बात क्लियर करिए, 0 रेडियल नोड, यानी 1s में कोई रेडियल नोड नहीं होगा। अगर बात करते हैं 2s में, तो देखिएगा, ये न्यूक्लियस, ये आया 1s, और बेटा ये आया आपका 2s, चेक करो। तो यहां से आप ये देखोगे कि 1s 2s के बीच का जो ये रीजन आप देख रहे हो, यही रेडियल नोड है। ये देखिए, चेक करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1s में है या 2s में, बीच में तो नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि इसमें 1 रेडियल नोड आएगा। ये देखिए, तो बात समझिएगा, फॉर एस सब शेल रेडियल नोड्स का वैल्यू होता है बेटा n-1। ये देखिए, n-1, एस सबशेल के लिए रेडियल नोड्स n-1, कोई भी एस आ जाए, सोच के देखो, 5s तो 1s 2s के बीच में एक, 2s 3s के बीच में एक, 3s 4s के बीच में एक, 4s 5s के बीच में एक, यानी 4। चेक करो। अब आता है फॉर p सबशेल, देखो p सबशेल, अगर p सबशेल की बात की जाए तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अब अगर एग्जाम में वो आ गया, 99.99% लोग गलत करेंगे, कितना? 99.999 गलत करेंगे और खुश भी होंगे। क्या? अरे यार भाई साहब, लेवल कितना गिर गया यार एग्जाम का, कुछ भी पूछता है, ये तो बोर्ड वाले भी नहीं पूछते। कैसा? बोला शेप ऑफ p सबशेल, शेप ऑफ p सबशेल,
सोचो, शेप ऑफ पी सब शेल। और उसमें जो है कमेंट में जरूर लिखिएगा आपने क्या सोचा था, ठीक है। पी सब शेल का शेप क्या होगा। अबे तो सर, अब बच्चे पता तुम लोग क्या सोच रहे होगे, सर भी क्या पूछते रहते हैं यार, इसमें तो मतलब सबको पता है कि पी का शेप क्या होता है। पी का शेप क्या होता है, एकदम से अंदर से आवाज आई डंबल, और ये गलत हो गया। क्योंकि ध्यान सुनना, जो बेटा आपका जो डंबल शेप है वो सब शेल का नहीं है, वो ऑर्बिटल का शेप है। ध्यान से, जो डंबल शेप है वो किसका है, ऑर्बिटल का। px का शेप है डंबल, py का शेप है डंबल, pz का शेप है डंबल, बट p का नहीं है। सोचो, p ऑर्बिटल का शेप है डंबल। अच्छा सोचो, जैसे KLMN लिखते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। देखो, ये आपका जो है न्यूक्लियस हो गया, ये आपका K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, ऐसे KLMN से लिख रहे हैं। क्लियर भाई। इलेक्ट्रॉन जो आपके एटॉमिक मॉडल में जो आपको बताया गया, रदरफोर्ड ने बताया, वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है ना। सो अगर KLM ये है, आगे N भी है, तो इसमें K में क्या होता है बेटा, 1s। अच्छा L में क्या होता है, L में क्या होता है, सोचो भाई। ऐसे लिखे होगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10th क्लास में, 2, 8, 18, 32, ऐसे तो पढ़े थे। तो 2 तो 1s2 हो गया, 8 1s2 2p6। इसका मतलब s और p दोनों L में हैं, 2s और 2p दोनों L में है। तो L का शेप तो इसका, p का शेप तो स्फेरिकल में ना आ गया। देखो px, वैसे भी लॉजिक लगा सकते हो, px का शेप डंबल x एक्सेस में, py का शेप डंबल y एक्सेस में, zx का शेप डंबल z एक्सेस में। तो बताओ ओवरऑल तो तीनों एक्सेस ही कवर हो गया, पूरा ही तो हो गया भाई। देखो तो यहां से फॉर p सब शेल, देखो अगर 2p सब शेल की बात की जाए तो यहां से रेडियल नोड्स आएंगे 0। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान एक रखना, जब हम P की बात करेंगे तो केवल P की बात करेंगे, S से कोई लेना देना नहीं। तो क्या न्यूक्लियस के जस्ट बाद, जैसे न्यूक्लियस के जस्ट बाद S आ गया था, याद करो, न्यूक्लियस के जस्ट बाद क्या आ गया था, S। उसी तरह न्यूक्लियस के जस्ट बाद क्या आ जाता है, 2p। तो इसका मतलब इसमें कोई रेडियल नोड नहीं होगा। लेकिन अगर हम 3p सब शेल की बात करें, सोचो, तो क्या यहां पे रेडियल नोड्स जो होंगे वो क्या आ जाएगा, 1। रेडियल नोड 1, क्यों रेडियल नोड 1 आ गया, सोचो, 2p और 3p के बीच का एक स्फेरिकल रीजन जो है वो आपको रेडियल नोड देगा। देखिए, यानी अगर जनरलाइज कर दें, चाहे S हो, चाहे P हो, चाहे D हो, हम रेडियल नोड कैसे निकाल सकते हैं, तो बात जरा समझी जाए। अगर जनरलाइज कर दें तो जो रेडियल नोड्स होंगे, समझिएगा, वो होते हैं n-l-1, ये लो, फॉर ऑल सब शेल। कोई भी आ जाए सबके लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि अगर S की बात करेंगे तो S में देखो L का वैल्यू 0 हो जाएगा, n-1, ये पता नहीं एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो n-1 हो जाएगा। अगर हम P की बात करेंगे तो L का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो n-2, तो इसलिए तो 2p में 0 आ रहा है। अच्छा 3D में भी 0 आना चाहिए। क्यों 3D में 0 आना चाहिए? क्योंकि क्या न्यूक्लियस के जस्ट बाद 3D आता है। हमने बोला जब D की बात करेंगे तो केवल D की बात होगी भाई। तो न्यूक्लियस के जस्ट बाद क्या आता है बेटा? 3D। तो 3D आता है तो L का वैल्यू देखो 3 रखो, L का वैल्यू कितना होता है D में? 2, तो n-3 आ गया D में। तो इसका मतलब, और n का वैल्यू कितना ले रहे हो आप? 3, तो 3 - 3 कितना हो गया? 0। क्लियर? तो ये जनरल फॉर्मूला है, इट इज वैलिड फॉर ऑल सब शेल। पहले बताओ रेडियल नोड निकालना आ गया, कितने होंगे? क्लियर हो गया। अब आता है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड सो जो है एंगुलर नोड की बात करें कि यार एंगुलर नोड क्या है, बात जरा समझिएगा।
तो एंगुलर नोड क्या है क्लियर करो। एंगुलर नोड नाम ही से क्लियर है। एंगुलर नोड का मतलब एक एंगल पे प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो। जैसे इस तरह देखो, यहां पे एक एंगल पे अगर ये प्रोबेबिलिटी यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम कहेंगे कि एंगुलर नोड है, इसीलिए इसको नोडल प्लेन कहते हैं। प्लेन कहते हैं, एक प्लेन हो गया ना बेटा, देखो क्लियर। यानी इट इज अ प्लेन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। देखो अच्छा खास बात सुनो, कभी भी सब शेल में एंगुलर नोड नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, लॉजिक सोचो भाई। आप सबशेल में एंगुलर नोड की बात करना चाह रहे हो और सबशेल का शेप क्या बताया गया आपको, स्फेरिकल। तो आप एक एंगल बनाओगे तो क्या इलेक्ट्रॉन तो आ ही जाएंगे ना। जैसे देखो 2s लिख लो, 2s 1s 3s जो चाहो। देखो ये बेटा 1s, ये आ गया 2s मान लीजिए। अब यहां से न्यूक्लियस है, यहां से एक एंगल की बात करना, एंगल खींचिएगा तो यहां भी इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसमें कभी भी रेडियल नोड नहीं होंगे, यानी ये रेडियल नोड कर रहे हैं, एंगुलर नोड नहीं होंगे। यानी इन सब शेल देखो, अगर तुमसे कहा जाए पी सब शेल में एंगुलर नोड कितने होंगे, 0 होंगे पी सब शेल में। अच्छा एंगुलर नोड फिर होंगे किसमें, ऑर्बिटल में होंगे। एंगुलर नोड कहां होंगे, ऑर्बिटल में, क्योंकि एस में तो कोई ऑर्बिटल होता ही नहीं। तो एस में हमेशा एंगुलर नोड 0 होगा, हमेशा। क्लियर करो। अब होता क्या है एग्जैक्टली में, देखिए ऐसे आपने अगर कहीं पढ़ा होगा तो ऐसे बुकों में ऐसे लिख देता है कि एंगुलर नोड इक्वल टू एल। सही है, एंगुलर नोड इक्वल टू एल। अगर एस की बात करोगे तो 0 0। अच्छा ये नहीं समझ में आया, ये तो रट लेते हैं कि एल होता है, बट 0 क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि एस का शेप हमेशा क्या होगा, स्फेरिकल। तो आप एंगल बनाओगे तो क्या वो कट करता चला जाएगा पॉइंट पे, तो उसमें इसका मतलब एंगुलर नोड कभी हो ही नहीं सकता। अगर तुमसे कहा जाए एंगुलर नोड इन देखो, सोचो 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 जल्दी सोचो, एल का वैल्यू कितना, पी के लिए 1, तो क्या यहां 1 लिख दोगे, देखो गलत है। क्यों गलत है सोचो, पी सब शेल का शेप आपने क्या स्फेरिकल में आएगा, पी सब शेल, उसमें कोई एंगुलर नोड नहीं होगा। एंगुलर नोड कहां आएंगे, एंगुलर नोड आएगा मेनली कहां, ऑर्बिटल में। देखो कैसे, अगर px की बात की जाए, ध्यान सुनना, px क्या इसका शेप डंबल होता है, सबको पता है। क्लियर है, क्लियर बेटा, बोलो कोई डाउट हो तो बोलो। ये मान लीजिए y है और ये जो है z है। क्लियर, बेसिकली ऐसे ना बना के आप ऐसे करो, y और z डाल लेता हूँ, कोई मतलब रूल नहीं है कैसे बनाना, बाद में बताएंगे रूल एक्स वाई जेड कैसे डिसाइड करते हैं, अभी ऐसे लिख दिए। आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सेस में है, वाई एक्सेस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जेड एक्सेस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। चेक करो, अगर वाई एक्सेस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, जेड एक्सेस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या यहां हम कहेंगे कि वाई जेड प्लेन जो होगा विल बी अ नोडल प्लेन। चेक करो, yz प्लेन विल बी अ नोडल प्लेन, क्योंकि ना तो y एक्सेस में इलेक्ट्रॉन ना z एक्सेस में, तो yz में कहीं कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो yz प्लेन नोडल प्लेन होगा। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अगर py की बात की जाए तो py में समझिएगा, अगर पी वाई की बात की जाए तो देखो यहां पे अपन क्या कहेंगे, ये y है, ये x से मान लीजिए, ये z है। क्लियर, तो इसमें क्या है बेटा कि y एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है,
एक्स एक्सेस में नहीं है, जेड एक्सेस में नहीं है, तो एक्स जेड प्लेन, ये मत कहते ना बीच में आ गया, अभी ऊपर है, ठीक है। तो यहां से एक्स जेड प्लेन विल बी द नोडल प्लेन। ये देखो, ये देखो, एक्स जेड प्लेन विल बी द नोडल प्लेन। अच्छा, एंड पी जेड के लिए क्या होगा, दिमाग लगाओ, बोलो। एक्स वाई प्लेन विल बी नोडल प्लेन। ये देखो, एक्स वाई प्लेन, क्लियर। तो पी एक्स पी वाई पी जेड, एल का वैल्यू 1 यहां इसके लिए होता है, देख लो, ठीक है। अब अपन क्या बात करने वाले हैं, इसके बाद डी की बात करते हैं। देखो, वैसे डी के लिए आपको पता है कि एल का वैल्यू क्या होता है, 2। तो जब डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है तो कायदे से एंगुलर नोड 2 आने चाहिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, सब शेल में नहीं, किसमें, ऑर्बिटल में। क्लियर करो। तो होगा क्या, मान लीजिए बेटा डी एक्स वाई की बात करते हैं। तो डी एक्स वाई का शेप आपको पता है कैसा होता है, ये है, क्लियर, क्लियर। और जेड एक्सेस आपका ये है, मान लीजिए, क्लियर। तो देखिएगा भाई, एक्स एक्सेस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वाई एक्सेस में नहीं है, तो एक्स वाई प्लेन इसके बीच में है। तो एक्स वाई प्लेन कभी भी नोडल प्लेन नहीं हो सकता। एक्स एक्सेस में इलेक्ट्रॉन नहीं है, जेड एक्सेस में भी नहीं है, तो यहां पे हम कहेंगे कि एक्स जेड एंड वाई जेड, चेक करो, प्लेन will be the nodal plane। चेक करो। इसी तरह डी वाई जेड के लिए क्या आ जाएगा, दिमाग लगाओ जल्दी से। एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन इसके लिए नोडल प्लेन होंगे, चेक करो बेटा, ओके। अब इसके बाद अपन क्या बात करेंगे, डी एक्स जेड। तो डी एक्स जेड में क्या होगा, एक्स वाई एंड वाई जेड प्लेन, चेक करो, विल बी द नोडल प्लेन। चेक कर लो, बना के भी चेक कर सकते हो। देखो, दो नोडल प्लेन आ रहे हैं। अब इसके बाद आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका जो शेप होता है देखिएगा, एक्स एंड वाई, ऐसे ये शेप होता है इसका, ओके। अब अगर डबल डबल होता है भाई, देखो जेड एक्सेस यहां पे, क्लियर। अगर यहां पे आप एक लाइन खींचो, दिस इज एक्स इक्वल टू वाई लाइन, एंड यहां पे एक लाइन खींचोगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वाई लाइन। अब एक बात समझ लो, देखो एक्स इक्वल टू वाई लाइन पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जेड एक्सेस में भी नहीं है। तो x इक्वल टू वाई लाइन पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जेड एक्सेस में भी नहीं है। x इक्वल टू माइनस वाई पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जेड एक्सेस में भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा, प्लेन मेड बाई x इक्वल टू वाई एंड जेड एक्सेस, क्लियर, एंड x इक्वल टू माइनस वाई एंड जेड एक्सेस, चेक करो, विल बी द नोडल प्लेन। चेक करो बेटा, ये देखो, x इक्वल टू वाई लाइन एंड जेड एक्सेस, x इक्वल टू माइनस वाई एंड जेड एक्सेस, क्या इसमें भी नोडल प्लेन 2 आ गए, देख लीजिए, क्लियर करो, क्लियर। इसके बाद आता है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर, इसका जो शेप होता है, यहां जेड है मान लीजिए, ये देखिए, ये जेड है और इसमें एक रिंग होती है ऐसे, ये है रिंग इन एक्स वाई प्लेन। ये रिंग क्या होती है बेटा, एक्स वाई प्लेन में होती है। इसका मतलब जेड एक्सेस में भी इलेक्ट्रॉन है, एक्स वाई प्लेन में भी है, तो सब जगह ही तो है।
ध्यान सुनना, इसको एक और नाम बोलते हैं, याद रख लेना, कभी पूछा जा सकता है, बेबी सूथर शेप। इसको बोलते हैं बेबी सूथर शेप। बेबी सूथर शेप का मतलब होता है ऐसा टॉय होता है, जैसे आपने घर में, आपके घर में छोटा बच्चा हो ना, तो उसका जो झूला होता है बेटा, झूला में एक टॉय लटका देते हैं, वो बीच में ऐसे गोल गोल रहता है, ऐसे घूमा रहता है, अब देखे होगे तो ठीक है। ओके, सो अब देखो एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन है, जेड एक्सेस में तो बचता तो है नहीं कुछ। तो इसमें क्या होता है, नोडल प्लेन एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, बट क्या है कि देखो एक प्रकार से इस तरह दो नोडल कोन दिखते हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाती है। तो इसमें हम बोलते हैं कि इसमें नोडल प्लेन ना होके बोलते हैं नोडल कोन है दो, ये देखो। और ये जो जेड एक्सेस से एंगल दिख रहा है, ये थीटा, कभी कभी थीटा पूछ लेता है, थीटा का वैल्यू होता है, ये प्रूफ बताएंगे अभी कहां से आया, cos इनवर्स 1/√3। ये देखो कोन अपन कहेंगे इसमें दो है। क्लियर है, देख लीजिए, क्लियर बेटा, ठीक है, बात क्लियर हो गई, पक्का देख लो, ठीक है। तो ये जो है अपने को ये समझ में आ गया भाई कि जो है नोडल प्लेन नोड, एंगुलर नोड, रेडियल नोड, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की अगर बात करें कि यार श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, अगर अपन बात करें कि भाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, तो बात जरा समझिएगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेसिकली 2 डिग्री का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। कैसे, del 2 psi by del x स्क्वायर प्लस del 2 psi by del y स्क्वायर प्लस del 2 psi by del z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m by h स्क्वायर e माइनस u psi इक्वल टू 0। इट इज अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वेयर psi जो है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं वेव फंक्शन। साई क्या है बेटा, वेव फंक्शन, ठीक है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक कांस्टेंट, पाई तुम्हें पता है क्या होता है, ई जो होता है ये होता है टोटल एनर्जी एंड यू होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये इक्वेशन है। अब इसमें क्या हुआ कि साइंटिस्ट आते गए और इसके रिड्यूस्ड फॉर्म बनते गए। देखो del 2 del x स्क्वायर प्लस del 2 del y स्क्वायर प्लस del 2 बाई del z स्क्वायर को बोला गया del स्क्वायर। ओके, एंड इसका नाम होता है लाप्लासियन ऑपरेटर। ये देखो, तो अगर इसकी जगह हम देखो साई इसको बाहर निकाल लें तो इसकी जगह आप देखोगे कि ये फॉर्मूला इस तरह का बन गया। ये देखो, यानी यहां से आप देखोगे कि ये जो फॉर्मूला आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देख रहे हो ये आपको ऐसा नजर आएगा। क्या भाई बात क्लियर हो रही है? ये देखिए, तो यहां से इक्वल टू 0, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का रिड्यूस्ड फॉर्म आ गया, ऐसा आप समझ लीजिए। क्लियर है बेटा? यहां से ये आया। अब देखो इसका बनने के बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसमें थोड़ा सा और फेरबदल किया, तो उससे क्या इक्वेशन बनी देखिए।
नई इक्वेशन बनाई उन्होंने, ई साई इक्वल टू एच साई, वेयर एच जो है ये एच, इसको नाम दिया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब इसको एच का वैल्यू पूछ सकता है, ध्यान रखना। इसी को सिंप्लीफाई कर लो, कैसे देखो, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई साई, दिस इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर यू साई माइनस डेल स्क्वायर साई। तो यहां से 8 पाई स्क्वायर एम बार कॉमन लो, इधर से हटा दो, ई साई इक्वल टू यू माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई। क्या भाई क्लियर है? बात क्लियर हो गई? अब यहां से देख लो, तो क्या ये जो वैल्यू है ये h का वैल्यू आ गया u माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर, ये देखिए, और ये है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या भाई बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। सो जो है अब हम लोग जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पढ़ लिए, लाप्लासियन ऑपरेटर पढ़ लिए। अब हम लोग बेटा बात करेंगे सॉल्विंग ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अच्छा, सॉल्विंग कैसे करें? बिकॉज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है बेटा वो 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तो अपने मैथ्स के सिलेबस में नहीं है भाई। जब मैथ्स के सिलेबस में नहीं तो केमिस्ट्री वाला कैसे सॉल्व करेगा? तो ध्यान से सुनिएगा होता क्या है एग्जैक्टली में। सॉल्विंग कैसे करते हैं, अपने को एग्जैक्ट नहीं सॉल्व करना है। देखिए, जो साई है टोटल वेव फंक्शन, साई इक्वल टू बोलते हैं टोटल वेव फंक्शन। अच्छा, अगर ये टोटल वेव फंक्शन है तो इसको लिखने का तरीका बेटा ध्यान रखना, साई एन एल एम होता है। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू साई आर और साई थीटा फाई। ये देखिए, साई आर जो होता है इसको बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन, और इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर वेव फंक्शन। क्योंकि अपन ने रेडियल नोड एंगुलर नोड दोनों पढ़े ना बेटा, तो यहां एंगुलर वेव फंक्शन। क्लियर करो। इसी को कहीं कहीं बुक में ध्यान रखना, जो है साई आर को समझना ऐसे लिखा होगा, ये आर आर इक्वल टू साई आर, एक ही बात है वो, ठीक है। और आर थीटा फाई, इसका मतलब साई थीटा फाई। क्लियर? एक ही बात है, कभी ये यूज करता है कभी ये यूज करता है। क्लियर? साई आर क्लियर है बेटा? तो ये जो है, अब ध्यान सुनो, जो साई आर है यानी कि रेडियल वेव फंक्शन, ये डिपेंड करता है एन एंड एल पे। इसका मैग्नेटिक से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो होता है ये डिपेंड करता है एल एंड एम पे, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल मैग्नेटिक, इसका जो है प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है। क्या बात समझी? अच्छा सोचो, एंगुलर का प्रिंसिपल से लेना देना क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप 2p करोगे तो एंगुलर नोट तो सीधे इनफाइनाइट तक जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है कि 2p है कि 3p है। सोचो, एंगल तो चीरता हुआ जाएगा ना सबको बेटा, देख लो। सो ये बात समझ में आई। अब ये हुआ कि यार ये सॉल्व कैसे हो, तो देखो बेटा सॉल्व तो होगा नहीं। क्लियर? अब सॉल्व नहीं होगा तो इसका क्या तरीका है, ये सब कैसे निकलेगा, उसके लिए हम आपको जुगाड़ बताएंगे। क्लियर? उसके लिए तो आपको जो है जुगाड़ आ जाएगा कि भाई कैसे कैसे जो है आपको करना है, ये बात आपको जो है समझ में आ जाएगी। क्लियर है? सो ऐसे सोचो कि सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लिए थोड़ा मोड़ा, अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट तो आपने पढ़े होगा, अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? देखो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं हम, ये एक्सेस बनाते हैं।
अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एक्स एक्सेस क्या होगा, वाई एक्सेस क्या होगा, जेड एक्सेस क्या होगा, कैसे लेते हैं। तो एक्स वाई जेड एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, पता होना चाहिए आपको। तो यहां बेटा हम लोग एक्स लेंगे, ये वाई लेंगे और ये जेड लेंगे। ये देखो, ये है एक्स वाई जेड लेने का तरीका। अभी तक तो हम कुछ भी ले रहे थे क्योंकि जरूरत नहीं थी अपने को ज्यादा, अब जरूरत है। तो अपन एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, ओरिजिन से लेके यहां तक, ये एंगल थीटा पी, पी के कोऑर्डिनेट है आर, थीटा और फाई। देखिए आर तो ये हो गया बेटा, थीटा ये हो गया। अभी वो कि फाई कहाँ है, तो फाई देखो यहां से आप देखिएगा कि जेड का जो वैल्यू है, अगर इसको जैसे अपन अलग अलग करते हैं एक्स एक्स वाई एक्सेस में, तो जेड का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा आर कॉस थीटा। जेड का वैल्यू बेटा क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा। ये देखो जेड का वैल्यू क्या आ गया, आर कॉस थीटा। अच्छा अब एक बात समझो, अच्छा बताओ आर साइन थीटा कहां होगा। आर कॉस थीटा तो यहां आ गया, आर साइन थीटा कहां होगा, क्या वाई एक्सिस में? इस पे, इस एक्स वाई प्लेन पे आएगा वो, ठीक है, प्रोजेक्शन। तो यहां से आप ये देखिएगा कि इसका प्रोजेक्शन कहीं यहां आएगा। क्लियर, ये है आपका आर साइन थीटा। क्लियर, और ये जो आर साइन थीटा है, ये जो एंगल होता है बेटा, ये होता है फाई। ये ध्यान रखना है आपको, याद रखना है। अगर हम कहें कि x क्या होगा, x का वैल्यू देखो, तो आर साइन थीटा कॉस फाई, और y होगा आर साइन थीटा साइन फाई। चेक कर लो, यहां से ये x आ जाएगा, यहां से y आ जाएगा। ये है आपके पोलर कोऑर्डिनेट। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो जब हम लोग साई थीटा फाई रखेंगे, साई थीटा फाई, तो जो थीटा फाई का फंक्शन है केवल वो रखेंगे, एक्स और आर को सब हटाएंगे, अभी बताएंगे अभी। देखो ध्यान से, क्लियर। जनरल सॉल्यूशन ऑफ साई आर, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साई आर, यानी रेडियल वेव फंक्शन का एक जनरल सॉल्यूशन। देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, साई आर का वैल्यू क्या होगा, ध्यान सुनो। साई आर इक्वल टू होता है कांस्टेंट के, कोई के कांस्टेंट है, ठीक है, हर सबशेल के लिए अलग अलग आएगा। के आर की पावर एल, आर समझ रहे हो, डिस्टेंस, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, इनटू पॉलिनोमियल ऑफ आर ऑफ डिग्री n माइनस एल माइनस 1, ये देखो, इनटू e की पावर माइनस r बाई एन ए नॉट। देखिए इधर पूरा लिखते हैं तब समझ में आएगा, थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई बात नहीं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ साई आर, साई आर इक्वल टू क्या लिखना है, के कांस्टेंट, आर की पावर एल, पॉलिनोमियल ऑफ आर ऑफ डिग्री n माइनस 1 माइनस एल। जितना हम लोगों ने नोड सब पढ़ा था ना, वो यहीं से आएगा बेटा, इंटू ई की पावर r बाई एन ए नॉट। ये है आपका जनरल सॉल्यूशन। ध्यान सुनना, फॉर रेडियल नोड, कभी भी रेडियल नोड होगा, फॉर रेडियल नोड साई आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वेव फंक्शन का जो साई आर हो तो 0 हो गया, एम्पलीट्यूड 0 हो गया। एंड फॉर एंगुलर नोड साई थीटा फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये ध्यान रखना है। क्लियर, अब देखो मान लीजिए 1s के लिए
हम सोच देखते हैं, ये सब जो हमने नोडल प्लेन सब बताया सब यहीं से आएगा। देखना कैसे आएगा। साई आर 1s का आपको जनरल सोल्यूशन लिखना है तो के लिख दीजिए, इसको कुछ नहीं करना, अपने दिया होता है क्वेश्चन में r की पावर 0, l का वैल्यू 0 ना बेटा, इसके लिए पॉलिनोमियल ऑफ r ऑफ डिग्री n माइनस 1 माइनस l, l का वैल्यू 0 तो n माइनस 1 कितना हो गया 0, तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है 0 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो बेटा 0 डिग्री का पॉलिनोमियल तो एक कांस्टेंट ही होता है और e की पावर माइनस r बाई ए नॉट। ये देखिए चेक करो, यानी साई r 1s इक्वल टू के ए ई की पावर r बाई ए नॉट। अब देखो रेडियल नोड के लिए साई r का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो चेक करो क्या साई r किसी r के लिए, कोई भी r ऐसा है जिसके लिए साई r 0 हो जाए। चेक करो r का वैल्यू कुछ भी रख दो, r का वैल्यू बताओ क्या रखोगे, 0 रखोगे, कुछ नहीं हो रहा। r का वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो 0 आएगा। भाई r का न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस का क्या मतलब है भाई, कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1s में कभी साई r 0 नहीं होगा। अगर 1s में कभी साई r 0 नहीं हुआ इसका मतलब रेडियल नोड होगा ही नहीं ना भाई, रेडियल नोड में साई r 0 होना है और साई r 0 हो नहीं रहा, इसका मतलब 1s में कभी रेडियल नोड नहीं होगा। वही तो आपको बताया गया था, याद करो। इसका मतलब देखो साई r वर्सेस r का ग्राफ कैसा आएगा, सोचो भाई। अगर r का वैल्यू सोचो, अगर r का वैल्यू 0 टेंड कर जाए तो ये तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, यानी यहां से, वैसे एग्जैक्टली में तो नहीं होगी लेकिन ठीक है। ये देखो ऐसे डॉटेड बना देते हैं, ये देखिए, यानी साई r किसी r के लिए 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें कोई रेडियल नोड नहीं होगा। ये पहले बताए थे, तो यहां से आता है, देखिए क्लियर। अब देखना जनरल फार्मूला याद रखना बस, उससे क्या होगा आप कुछ भी बना सकते हो। अब देखो साई r 2s, IIT में क्वेश्चन आ चुका है इसका, साई r 2s का क्या दिया, r की पावर 0। ये देखिए पॉलिनोमियल ऑफ r ऑफ डिग्री n माइनस 1 माइनस l, l का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, n माइनस 1 का मतलब n का वैल्यू 2 है तो 1 डिग्री। अच्छा 1 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, क्या 1 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या इस तरह होगा, चेक करो, चेक करो बेटा, n का वैल्यू 2 रख दिया, क्लियर। सो इफ साई r का वैल्यू 0 पुट कर दें तो क्या यहां से r का वैल्यू माइनस b बाई ए आ जाएगा, चेक करो। यानी एक r ऐसा है जिसपे साई r 0 है, सिंगल एक r है, इसका मतलब कि एक रेडियल नोड होगा। सोचो भाई एक ही r तो आ रहा है जिसके लिए साई r 0 है, इसका मतलब एक जगह 0 है। इसका मतलब अगर इसके लिए हम ग्राफ बनाएं साई r वर्सेस r का 2s के लिए तो क्या होगा, ध्यान देखना, ये देखो, और ये जो वैल्यू देख रहे हो ये यहां r का वैल्यू है माइनस बी बाई ए। ये मत समझ लेना निगेटिव है, और बी और ए में कोई निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, डिस्टेंस है बेटा, वो निगेटिव थोड़ी ना होगी। यानी एक रेडियल नोड आया, देखो क्या हमने जो बताया था वही सब हो रहा है, देखो बिना उसके पढ़ लिए थे, अब यहां से पढ़ रहे हैं। क्या भाई कहानी क्लियर हो रही है। अगर अपन 3s की बात करते हैं, 3s साई r 3s क्या लिखेगा, के r की पावर 0, पॉलिनोमियल n माइनस 1 यानी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो क्या ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी टाइप का पॉलिनोमियल होगा। अब कुछ लिखना नहीं है, बस जनरल e की पावर r बाई 3a नॉट। अब अगर इफ साई r का वैल्यू 0 कर दिया जाए तो क्या आप लिखोगे ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहां से आपके
2 रूट्स आएंगे। ध्यान रखना इस पॉलिनोमियल में हमेशा रियल रूट्स आएंगे, इमेजिनरी नहीं आएंगे। ध्यान रखना आप, हमेशा रियल रूट्स आएंगे। तो क्या 2 रूट्स होंगे, यानी कि 2r होगा, जिसके लिए 2r की वैल्यू होगी, जिसके लिए साई r क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब साई r वर्सेस r, ये देखिए एक आर ये और एक आर ये, क्या ये रेडियल नोड कहलाएंगे, 2 रेडियल नोड। देख लो, ध्यान रखना जो पीक होगी वो लगातार घटती रहेगी। ठीक है, ये पूरा गणित से आता है बेटा ना। देखो अब अगर हम 2p की बात करें, अच्छा खुद याद करो 2p सबशेल, बताओ रेडियल नोड कितने आए थे, जल्दी बताओ 2p सबशेल में रेडियल नोड कितने आए थे, अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। 2p सबशेल में रेडियल नोड कितने आए थे, जल्दी बोलो जल्दी, 0 कि 1, 0। ठीक है, तो देखो अगर हम साई r 2p के लिए लिखें, देखो k ये कोई दूसरा k होगा, ध्यान रखना, r की पावर 1, r की पावर 0 की जगह r की पावर 1, पॉलिनोमियल ऑफ n माइनस 1 माइनस l, तो l का वैल्यू 1 है तो n माइनस 2 हो जाएगा, और n का वैल्यू 2 है तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल कोई कांस्टेंट आएगा, चेक करो, इफ साई r इक्वल टू 0, सोचो अगर साई r 0 कर दोगे तो r कभी 0 होगा ही नहीं। इसका मतलब देयर इज नो r, इसका मतलब ये मत करो, इसको करो कि देखो r इक्वल टू 0 पे साई r 0 है, बट r इक्वल टू 0 मीन्स न्यूक्लियस तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे बेटा। r इक्वल टू 0 में कहां कोई पहुंच पाएगा, उसके लिए r इक्वल टू 0 को कभी भी नोड नहीं बोलते। ठीक है, देयर इज नो r फॉर विच साई r इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कोई r नहीं है जिसके लिए 2p में साई r क्या हो बेटा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2p के केस में कोई भी रेडियल नोड नहीं मिलेगा। बस खास बात यह है कि r का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है, डॉटेड करके मान लीजिए, ये देखिए। इसी तरह अगर साई r 3p, तो देखिए 3p कैसे लिखेगा, k r का पावर 1, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा यहां, ये देखिए। तो क्या इसको जब 0 पुट करिएगा तो क्या एक रेडियल नोड आ जाएगा माइनस b बाई ए पे, और ओरिजिन से पास करेगा, ये देखिए यहां पे रेडियल नोड है, इसको रेडियल नोड मत कह देना, ओरिजिन इज नॉट रेडियल नोड। क्या समझ में आ गया, देख लीजिए। साई r वर्सेस r का ग्राफ किसी का बना लोगे, मान लो बोलता है कि 5p 5d 5s 3 ग्राफ बनाने हैं साई वर्सेस r के, तीनों बना के दिखाते हैं, बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये सब बार बार लिखना भी नहीं पड़ेगा, चाहो तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही बन जाएगा जो अपन ने पहले पढ़ा था। देखो 5p में कितने रेडियल नोड होंगे, चेक करो 5p में, तो 5p में रेडियल नोड कितने होंगे, n माइनस l माइनस 1 होता है बेटा, तो n माइनस 2, तो 5 माइनस 2 3 रेडियल नोड ओरिजिन से पास होता हुआ नजर आएगा। सो देखो ये देखिए 1 2 3 5d की बात करेंगे तो 5d कितना होता है, n माइनस 3, तो 5 माइनस 3 2, और ये भी ओरिजिन से पास करेगा, 1 2 और ये खत्म,
ये देखिए 5D के लिए, अब 5S के लिए अलग से बना देते हैं। यहाँ पे कोई भी आएगा आप बना सकते हैं। कितने रेडियल नोड? n-1, 5-1 4, और ये यहां से पास होगा, ओरिजिन से नहीं पास होता है। ये देखिए 1 2 3 4, और एम्पलीट्यूड लगातार घटता रहेगा। देखिए क्या साई आर वर्सेस आर का ग्राफ भी खींचना आ गया। देखिए अभी हमने केवल रेडियल नोड कंसीडर किया, एंगुलर नोड नहीं आया, अभी एंगुलर नोड भी लाएंगे। अब एक टर्म आता है बेटा साई स्क्वायर आर, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो अगर इसके ग्राफ बनाना हो, मान लीजिए साई स्क्वायर आर वर्सेस आर 3s का ग्राफ बनाना है, बहुत आसान है। तुमने साई आर वर्सेस आर के ग्राफ खींचे, y वर्सेस x मान लो, अब y स्क्वायर वर्सेस x का खींचना है, तो क्या होगा कि y स्क्वायर जब हो गया तो ये वैल्यू कभी निगेटिव आएगी ही नहीं। इसका मतलब जो x एक्सिस के नीचे ग्राफ था उसको इमेज ले लो ऊपर और थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। यानी इसमें रेडियल नोड कितने होंगे? 2। तो ध्यान सुनो, यहां से देखना, ये देखो ये साई आर वर्सेस आर का ग्राफ था, याद आ रहा है? सो साई स्क्वायर आर का कैसा हो जाएगा सोचना, साई स्क्वायर आर का कैसे हो जाएगा? ये ग्राफ यहां से जो नीचे वाला पार्ट था उसका इमेज ले लो। सो यहां से देखना, ध्यान से देखना, ये देखिए ये रेडियल नोड है, एम्पलीट्यूड घट रहा है। क्लियर? देख लीजिए, अगर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर 4p, कोई बात नहीं, ओरिजिन से पास कर दो, कितने रेडियल नोड आएंगे? 2 आएंगे। क्लियर? देखो 1 2, ये देखिए, चेक करो क्या ग्राफ बनाना है, किसी का भी ग्राफ बना लीजिएगा। अब इसके बाद जो है आता है टोटल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पता है? टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर। ये देखिए सिंपल डीवी है, ठीक है। सो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर का ग्राफ खींचो, किसके लिए खींचना चाह रहे हो? मान लो 3s के लिए। सो 3s में रेडियल नोड कितने होंगे बेटा? n-1, तो 2। खास बात 4r से y एक्सेस r से मल्टीप्लाई यानी ओरिजिन से पास करेगा। और एक बात ध्यान रखना, ध्यान से, ये देखो ऐसे आगे चलता चला जाएगा। ये देखो यहां रेडियल नोड 2 आए, और खास बात इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार बढ़ेगा। ये देखो 2 में एम्पलीट्यूड घटता है और इसमें एम्पलीट्यूड बढ़ता है। क्यों? क्योंकि y एक्सेस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, तो जब आर स्क्वायर बढ़ रहा है, आर स्क्वायर से y एक्सेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एम्पलीट्यूड तो बढ़ना ही। देख लीजिए, और हमेशा ग्राफ ओरिजिन से पास होगा क्योंकि आर स्क्वायर से वाई एक्सेस मल्टीप्लाई है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुम्हें नोड पता है कितने आने, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब जनरल दोनों को लेते हैं। हमने साई आर पढ़ा, मतलब साई क्या लिखेंगे? साई आर साई थीटा फाई। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो ये था रेडियल वेव फंक्शन। अब इसको भी मिलाते हैं। क्लियर? जैसे देखो साई
300 ऐसे लिख, साई 300, साई 300। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये कहना चाह रहा है साई 3s की बात। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो साई होता है ये होता है साई NLM, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल मैग्नेटिक। तो प्रिंसिपल 3, s के लिए 0 होता है l और m भी 0 होता है, तो ये बेसिकली साई 3s है। अगर कभी साई 300 पूछा हो तो इसका मतलब k r⁻0 2 डिग्री का पॉलिनोमियल इन e⁻r/3a0। इसमें जो साई थीटा फाई है ये आएगा ही नहीं, क्योंकि s में होता ही नहीं है। क्या समझ में आया? देख लीजिए। क्लियर? अब देखो, अगर मान लो ऐसे आ जाए साई 420, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? ये देखो 4 हो गया n, 2 d की बात होगी, n l m होता है, l d, और 0 किसका होता है? dz स्क्वायर का। ये देखिए, चेक करिए। अगर मान लीजिए साई 2 1 1, साई 2 1 1, क्लियर? अब इसमें जैसे 2 क्या हो गया, ये n हो गया, ये बेटा l हो गया, और ये m हो गया। अब एक्चुअली में क्या है कि ये तो बात समझ में आ गई है कि 2p की बात हो रही है, लेकिन जो p z जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो 3 होता है, 1 -1 0, याद है ना p का? तो p कौन सा होगा पता नहीं है, इसलिए आपको इसमें आप कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें, साइड लिखना है मान लो तुम्हें, देखना, तो साई 2pz के लिए आपको पूरा फंक्शन बनाना है। फंक्शन भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। अच्छा, ये क्यों आप पढ़ाया जा रहा है? वैसे तो अपन ने पढ़ाया था 2 साल पहले, मैथ्स द कॉलम आ चुका है जिसमें एंगुलर वेव फंक्शन यूज किया, उसका रिलेटेड नहीं था आंसर, लेकिन यूज किया, इसका मतलब सिलेबस में है। ठीक है, सो अगर साई 2pz लिखा जाए तो देखो साई r साई थीटा फाई, सो साई r क्या लिखिएगा? k r⁻1 पॉलिनोमियल n-2 0 डिग्री का पॉलिनोमियल, एक कांस्टेंट आ जाएगा, e⁻r/2a0 आ जाएगा इनटू, ये हो गया साई r। देखो इतना जो है ना ये बेटा, ये हो गया आपका साई r। क्लियर? अब ये साई r के बाद साई थीटा फाई। अब साई थीटा फाई z के लिए तो देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा। अभी थोड़ी देर पहले याद करो, लिखे थे z = r cos थीटा, याद आ रहा है? z = क्या लिखे थे? r cos थीटा, याद आया? अब करना क्या है आपको कि केवल थीटा फाई में केवल थीटा और फाई वाला रखना है, ना तो आपको r लिखना है ना उसमें x लिखना है, सीधा z। तो इसमें हमेशा z, जैसे 2pz है तो z/r की वैल्यू थीटा फाई में आएगी, तो यहां से हम लिखेंगे cos थीटा। देखो क्लियर? अच्छा, अब देखो यहां पे रेडियल नोड 0, क्योंकि ये वैल्यू किसी भी r के लिए 0 नहीं आएगी। लेकिन अगर एंगुलर नोड की बात की जाए, क्या फॉर एंगुलर नोड cos थीटा 0 होना चाहिए। चेक करो, cos थीटा 0 होना चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? चेक करो बेटा, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? π/2। थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? π/2। अगर आप देखना, पहले इसको बताने के पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर pz है, pz, तो इसका एंगुलर नोड क्या होता है? pz का एंगुलर नोड याद करो, जल्दी से याद करो। pz का एंगुलर नोड होता है बेटा xy प्लेन। pz का एंगुलर नोड क्या होता है? xy प्लेन। तो देखो अगर यहां 0, थीटा का वैल्यू π/2 आएगा। देखो यहां से याद करो, x y z, थीटा क्या था? क्या ये थीटा था? चेक करो। अगर थीटा का वैल्यू π/2 रखना है, बताओ π/2 कहां आएगा? थीटा का वैल्यू यहीं आ गया ना, y एक्सेस में।
तो वाई एक्स वाई प्लेन देखो नोडल प्लेन हो गया। देख लो आप, ये देखो सीधे वाई एक्सेस में आ गया, जेड एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन हो गया। यहां से निकल के आता है जो आपको मैंने पहले ही बता दिया सब। देखिए अगर इसमें ग्राफ में ध्यान रखना, एंगुलर का कोई रोल नहीं आएगा ग्राफ में। ग्राफ केवल जो है अपने को पढ़ने हैं किसके, रेडियल के। अगर आप ये देखो साई 3dxy या 3 की जगह आप इसको 4dxy लिख देते हो, ये देखो 4dxy, तो कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू के r की पावर 2 पॉलिनोमियल ऑफ n-3 आएगा ना इसमें, n-3 1 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या है बेटा, ar प्लस बी ई की पावर -r/4 a0 इंटू, अब ये जो इतना पार्ट आ गया है ना आपका, ये तो आपका साई आर है, ये देखो। अब आपको और लाना है साई थीटा फाई। अब साई थीटा फाई कहां से आएगा ये समझना है, एक लाइन में समझिएगा। देखिए एक्स का वैल्यू क्या था, जल्दी बोलो, आर कॉस थीटा, नीचे आया था आर साइन थीटा, आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई, एंड y का वैल्यू r साइन थीटा साइन फाई, याद है पीछे देख लेना। सो आपको अगर यहाँ साई थीटा फाई की वैल्यू लिखनी है dxy के लिए तो पता क्या लिखोगे, x इंटू वाई यानी कि xy_r यानी कि साइन थीटा कॉस फाई इंटू साइन थीटा साइन फाई। ये देखिए याद है ना, तरीका क्या बताए थे कि जो थीटा फाई वाला है वो x और y में रख दो, तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई। चेक करो, क्लियर, साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए, याद करो साइन 2a 2 साइन ए कॉस बी, चेक कर लेना बेटा, ये देख लेना आप अपने हिसाब से ना, क्लियर। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा 1/2 साइन 2 फाई, चेक करो। अब देखो ये जीरो कब आएगा, देखो फॉर एंगुलर नोड अगर बात करें, फॉर एंगुलर नोड क्या साई थीटा फाई जीरो आना चाहिए भाई। अच्छा पहले जो हम लोग पहले पढ़े थे बताओ, dxy का एंगुलर नोड क्या आया था, dxy xz प्लेन एंड yz प्लेन, याद है कि नहीं। अगर हम कहेंगे कि जो साई dxy है पहले जो पढ़े थे उसका क्या आया था, xz एंड yz प्लेन पहले पढ़ लिए थे, विल बी द नोडल प्लेन, याद है। अब इसी को हम प्रूफ करेंगे कि यहां कहां कैसे आया, क्योंकि ये हमने तो ऐसे ही बता दिया था, ये आता यहां से, देखो कैसे, पहले नोट कर लो बेटा, समझ में आया कि नहीं। ये तो साई आर हो गया, साई थीटा फाई जो है तो x का वैल्यू थीटा फाई का मतलब x इंटू वाई कर दो, तो x इंटू वाई का मतलब xy_r इंटू y_r, क्यों, थीटा फाई का फंक्शन रखना है बस। चेक करो, तो यहां से आप देखिएगा, देखो क्या आया था, देखो अगर वो वाला ग्राफ बना लें, जेड एक्स वाई और ये फाई, ये देखो क्लियर। सो देखो साई थीटा फाई क्या आया है, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा और साइन 2 फाई, बाई 2 का तो कोई रोल ही नहीं है। देखो ये जीरो लाना है आपको, तो थीटा का वैल्यू अगर हम जीरो कर दें, चेक करो जल्दी से, दोनों जीरो लाने हैं, थीटा का वैल्यू क्या कर दें बेटा, जीरो, तो थीटा का वैल्यू जीरो मतलब जेड एक्सेस आ गया, देखो क्लियर, चेक करो बेटा क्लियर। और फाई का वैल्यू कर दो जीरो, देखो
दो वैल्यू दो, जब थीटा और फाई का वैल्यू लोगे तो प्लेन आएगा आपको। तो थीटा इक्वल टू 0 एंड फाई इक्वल टू 0। चेक करो ये कौन सा प्लेन दिखेगा आपको। थीटा इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू 0 ये जेड एक्सेस आ जाएगा देखो, और जब फाई इक्वल टू 0 तो ये क्या आ जाएगा, एक्स। तो क्या जेड एक्स नोडल प्लेन हो गया। देखो यहां से इसमें एक्स जेड प्लेन आएगा। चेक करो बेटा, एक्स जेड प्लेन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बट क्वेश्चन कहो, अभी क्वेश्चन कैसे आएगा, कोई भरोसा नहीं। थीटा फाई पूछ ले भाई, पूरा फंक्शन ही पूछ ले कि 3dxy का जो है पूरा फंक्शन क्या होगा। के पे ध्यान रखना, के नहीं रखना, जो कांस्टेंट दिया वही है, क्योंकि वो निकालना अपने बस की नहीं है। अच्छा और सोचो, दूसरा केस हो सकता है कि थीटा का वैल्यू 0 हो एंड फाई का वैल्यू π/2 हो जाए। चेक करो, थीटा का वैल्यू 0, π/2, इस पे भी 0, ये भी 0। देखो थीटा का वैल्यू 0 जेड एक्सेस, फाई का वैल्यू π/2 वाई एक्सेस। क्या यहां से वाई जेड प्लेन आएगा। चेक करो बेटा, ये देखो, तो क्या एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन इसके नोडल प्लेन है इंटरेस्टिंग। देखो लिखना आया, कैसे कैसे एंगुलर नोड निकालेंगे, कहां से होंगे। देखो ऐसे ही अगर हम साई 5d(x² - y², ये पूछ लेता, कोई बात नहीं, देखते हैं। पहले अपन क्या लिखेंगे, साई आर साई थीटा फाई। अब तो लिखना आ गया होगा, साई आर क्या लिखिएगा, के आर की पावर 2। आर की पावर 2 समझ में आया ना। देखो इनटू पॉलिनोमियल कितने डिग्री का आएगा ये, n-3, 2 डिग्री का। तो AR² प्लस BR प्लस C e की पावर r/5a0 इंटू थीटा फाई। ये जो आप देख रहे हो ये वाला इतना, ये है साई आर। क्लियर। अब साई थीटा फाई की बात करनी है। x² - y² लिखना है ना, तो ठीक है। x की वैल्यू तुम्हें पता है, x की वैल्यू क्या थी, r sin थीटा cos फाई, यानी कि sin थीटा cos फाई, यानी कि sin² थीटा cos² फाई, x² माइनस y की जगह क्या लिखना है, sin थीटा sin फाई, sin² थीटा sin² फाई। पहले बताओ लिख पा रहे हो ना। तो यहां से sin² थीटा cos² फाई माइनस sin² फाई। बेसिक गणित है भाई, देख लेना, मतलब पता चला हम भूल गए हों। cos2 फाई, cos² फाई माइनस sin² फाई क्या होता है, cos2 फाई होता है ना, देख लेना। तो अब जो है साई थीटा फाई हमने 5dx² का ये लिख दिया। अब ये सोचो ये 0 कब होगा, 0 का मतलब क्या आएगा आपको, एंगुलर नोड। तो देखो कब 0 होगा, इफ थीटा इक्वल टू 0। थीटा वो ग्राफ बना दें जिससे दिखेगा कि भाई कौन सा एक्सेस है। ये थीटा है और ये फाई है, याद है ना, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। शॉर्ट में अच्छा साफ सुथरा बना लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। कोई बात नहीं, देखो देखो थीटा का वैल्यू बेटा 0, तो जेड एक्सेस आ गया। और फाई का वैल्यू क्या रखें कि ये 0 हो जाए। सो अगर हम फाई का वैल्यू चेक करो π/4 रख दें, थीटा का वैल्यू 0 एंड फाई का वैल्यू π/4 रख दें। चेक करो, फाई का वैल्यू π/4 से cos π/2 आएगा, 0 हो गया। तो थीटा का वैल्यू 0, इसका मतलब जेड एक्सेस। चेक करो, और जब फाई का वैल्यू π/2 तो क्या x = y लाइन। तो क्या ये जो कंडीशन आपको दे रहा है, ये दे रहा है जेड एक्सेस एंड x = y लाइन। याद करो यही नोडल प्लेन था, dx² - y² का, पीछे पलट के देख लेना। एंड इफ
थीटा इक्वल टू 0 एंड फाई का वैल्यू -π/4, देन क्या आएगा, जेड एक्सेस एंड एक्स इक्वल टू -y लाइन। क्या यही दो नोडल प्लेन आए थे, याद करो। क्लियर। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेगा, निकालना आना चाहिए। थीटा फाई का वैल्यू पूछ ले, किसके लिए कितना नोडल प्लेन होगा, कौन सा एंगल होगा, देखो। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद जो है साई 4dz², यानी कि 420। इसका मतलब क्या लिखना है आपको, ये मतलब इक्वल टू क्या लिखिएगा आप, के r⁻², AR + B। ध्यान रखना ये कुछ भी हो सकता है, A और B का वैल्यू हमें नहीं पता, वो जो क्वेश्चन में लिखा हो बस मान लो। E की वैल्यू r/4a0 इंटू, अब इसका ये तो साई आर हो गया। थीटा फाई निकालने में बहुत झंझट है, निकाल नहीं पाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि dz² में खास बात क्या होती है कि z एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होता है और xy प्लेन की रिंग होती है। बेटा रिंग का तो फॉर्मूला ही नहीं पता, तो इसके लिए आप ध्यान रखना कि कोई भी dz² आए उसका जो है एंगुलर वाला जो पार्ट है वो ये होगा, इसमें फाई नहीं आता। 3 cos² थीटा -1। क्लियर। तो इसमें याद करो क्या लिखे थे कि फॉर नोडल कोन, याद है, नोडल कोन और एंगुलर नोड 3 cos² थीटा -1 का वैल्यू 0 कर दो, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा cos इनवर्स 1/√3। यही तो बताए थे, याद करो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ये है आपका पूरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, कैसे ग्राफ बनाना है, कैसे थीटा फाई लिखना है। ये देखो, कभी कभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूछ लेता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर 2s निकाला जाए तो देखो क्या होगा, साई आर का वैल्यू क्या लिखिएगा, के r⁻0, यहां आएगा AR + B e की पावर -r/2a0। ये साई आर है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब होता है साई² r। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, साई² r। तो आप देखिए कि अगर साई आर वर्सेस r का ग्राफ s के लिए बनाना, कोई भी s हो, 1s 2s 3s 4s कुछ भी, तो क्या ग्राफ इसका 2s का बना के दिखा देते हैं, क्या ग्राफ ऐसे है इसको 2s का। तो क्या जब साई आर का मैक्सिमम वैल्यू कहां दिख रहा है, ओरिजिन पे, तो बेटा साई² r भी तो ओरिजिन पे ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी s के लिए मैक्सिमम कहां होगी, न्यूक्लियस पे। तो क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर 2s will be maximum at nucleus। ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन पूछ ले, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पे देखो 0, न्यूक्लियस मतलब 0, और 0 पे साई आर मैक्सिमम है। अगर साई आर मैक्सिमम है तो साई² r भी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी s ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस पे हमेशा मैक्सिमम आएगी। देखो, पहले बताओ समझ में आया। और अगर हम यही बात करें, ध्यान से, अगर यही बात करें p ऑर्बिटल और p और d की, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिनिमम होगी न्यूक्लियस पे। सोचो क्यों, क्योंकि बेटा ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है, ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। तो आर का वैल्यू 0 पे, तो साई आर 0 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब मिनिमम हो गई। चेक करो। और एक बात ध्यान से, क्वेश्चन बना रहे हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी मिनिमम एट द न्यूक्लियस फॉर एनी सबशेल। चेक करो जल्दी से, सही स्टेटमेंट है गलत है। टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी मिनिमम एट द न्यूक्लियस फॉर ऑल सबशेल। सोचो,
इस तरह स्टेटमेंट दे कैसे। टोटल प्रोबेबिलिटी होती है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर, और ये सारे ग्राफ चाहे एस का हो, चाहे पी का हो, चाहे डी का हो, चाहे एफ का हो, सारे ग्राफ ओरिजिन से पास होंगे, क्योंकि वाई एक्सेस में 4 पाई आर स्क्वायर है ना बेटा, आर मल्टीप्लाइड है, तो जब आर को वैल्यू 0 टेंड करेगी तो पूरा वाई एक्सेस 0 हो गया, तो क्या वो 0 से टेंड करेगा, तो क्या टोटल प्रोबेबिलिटी तो 0 से स्टार्ट हुई, तो मिनिमम तो 0 पे ही होगी, और उसके बाद ऊपर जाएगा तो कुछ तो आएगी। अब बोले निगेटिव हो जाए, निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर है, पूरा वाई एक्सेस पॉजिटिव हो, कभी निगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब मिनिमम होगी। और इनफाइनाइट पे सोचो सोचो सोचो, इनफाइनाइट पे भी क्या होगा, 0 को टेंड करेगा ग्राफ, और इनफाइनाइट के जस्ट पहले मैक्सिमम होगी। सोचो, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी का रूल एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है इनफाइनाइट के जस्ट पहले मैक्सिमम होगी। क्या कहानी समझ में आ रही, पूरा क्वेश्चन आ चुका है इस पर, पैसेज मैच द कॉलम, सॉरी। पहले बताओ समझ में आया, बढ़िया से समझ में आया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, कैसे हम लोग रेडियल नोड निकालेंगे, कैसे एंगुलर नोड निकालेंगे, कैसे ये कभी पूछ ले, ये एडवांस में पूछ सकता है, मेंस में तो औकात नहीं। मेंस में क्या पूछेगा, ग्राफ, साई आर वर्सेस आर का ग्राफ, साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ, रेडियल नोड कितने होंगे, एंगुलर नोड कितने होंगे, से उनकी औकात इतनी है ना। ये जो पार्ट था ये मेन एडवांस के लिए है। क्या भाई बात समझ में आ रहा है। एंगुलर जो वेव फंक्शन है, एंगुलर वाला पार्ट है, वो एडवांस में ही पूछेगा, मेंस में बस की नहीं है। ठीक है, क्या भाई बात समझ में आ रही है, क्लियर, बढ़िया। आप अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन इससे आता ही है। अच्छा पता है एक बार क्या हुआ, एटॉमिक की शीट ये है शायद, हाँ एटॉमिक शीट, एक बार आईटी में क्वेश्चन आया, देखना आईटी में क्वेश्चन जैसा आया था ना, वैसा तो मतलब देख के ही लगता है क्या बेवकूफ़ी है यार, ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं क्या। देखो आपको क्वेश्चन करा देते हैं, एग्जैक्टली में क्या वैल्यू दी थी ना बेटा, ऐसे याद नहीं रहता है, नहीं तो लिख देते। कहाँ गया भाई, ये क्वेश्चन आईटी में क्वेश्चन आया, देखिएगा देखिएगा, क्वेश्चन ये आया कि एडवांस्ड साई 2s इक्वल टू, आपको गिवन था, ये गिवन है 1/√8 1/a0 पावर 3/2 2 माइनस r/a0 e की पावर माइनस r/2a0, ये आपको गिवन है। अब देखो ये गिवन है, हम बना भी सकते हैं, वही तो आपको हमने बनाना सिखाया। मैंने आपको क्या सिखाया कि आप किसी भी सब शेल का रेडियल वेव फंक्शन बना सकते हो। कैसे, देखो अगर हमारे को लिखना है, मान लो ये नहीं गिवन है, तो हम क्या लिखते भैया, साई 2s जो होता है वो हम ऐसे लिखेंगे, k r की पावर l 0 2s n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल, यानी कि 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, e की पावर r/2a0। अब चेक करो ऊपर जो दिया है उससे इसको कंपेयर करो, k ये हो गया k, सब कांस्टेंट है, a0 बोर रेडियस सबको पता है, ठीक है, ये सब कांस्टेंट है। अच्छा हर के लिए कांस्टेंट निकालने का मतलब जानते हो क्या होता है, निकालने का मतलब आपको 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी सॉल्व करोगे तभी तो कांस्टेंट आएगा, वो बेटा अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग कांस्टेंट लिख देते हैं। क्या ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, हमने इस तरह लिख दिया है, देखो क्लियर। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था फाइंड r at which radial node is present। एक घटिया क्वेश्चन, लल्लू छाप। कैसे, रेडियल नोड में क्या बताए थे, रेडियल नोड कब होता है, जब साई आर का वैल्यू 0 हो जाता है। तो क्या अगर साई आर का वैल्यू 0 पुट कर दें, ये कभी 0 नहीं हो सकता, ये कभी 0 नहीं हो सकता, यानी क्या 2 माइनस r/a0 का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब 2 का वैल्यू r/a0 होगा और r का वैल्यू 2a0 आएगा। लो आंसर आ गया भाई, वो देख लो, देखो
चेक करो, क्या समझ में आया? बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो, देख लो। तो ये जो है आपका क्लियर, ये है क्वेश्चन आईटी एडवांस। शर्म भी नहीं आती यार, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या भाई? आसान है ना, कुछ नहीं करना, ध्यान रखना है। कोई भी फंक्शन दिया हो, आपको पूछा रेडियल नोड, तो आप क्या करो, जो साई आर वाला पार्ट है उसको 0 पुट कर दो, उससे आर का वैल्यू आ जाएगा। अगर कभी पूछे एंगुलर नोड, तो जो थीटा फाई का वैल्यू दिया है उसको 0 पुट कर दो, बस थीटा और फाई ध्यान रखना कैसे मेजर करते हैं। थीटा हमेशा जेड एक्सेस से और फाई जो है एक्स एक्सेस से, ये ध्यान रखना, ये फिक्स है बेटा, ऐसे ही लेते हैं। क्या भाई समझ में आया? पक्का? उम्मीद करता हूँ बेटा कि सब समझ में आया होगा और बढ़िया से आप जो है एग्जाम में करेंगे। इसके बाद अपन अगला चैप्टर गैसेस स्टेट पढ़ाना है, उसमें भी गैसेस स्टेट में देखो थर्मोडायनेमिक्स है नहीं क्रैश कोर्स में, क्योंकि इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, उतना समय है नहीं। अच्छा, अगर ये होगा तो ज़्यादा होगा तो अपन क्या करेंगे कि क्लासरूम का लेक्चर होगा, अगर हमारे पास देख लेंगे, लैपटॉप में पढ़ा होगा अगर थर्मोडायनेमिक्स का, तो आपको शेयर कर देंगे यूट्यूब पे, तो आप पढ़ लेना। पूरा थर्मोडायनेमिक्स मिल जाएगा, कोशिश करूँगा कि पूरा थर्मोडायनेमिक्स शेयर हो जाए ना। तो पूरा थर्मोडायनेमिक्स मतलब पूरा कंप्लीट, करीब 12-13 लेक्चर होंगे, तो आप स्पीड बढ़ा के पढ़ लेना बेटा, और क्या करोगे, अच्छे से पढ़ लेना। क्रैश कोर्स में थोड़ा कम पढ़ाते हैं, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ाया गया होगा। अगर मेरे पास लैपटॉप में होगा तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो आप बढ़िया से करिए। अगले क्लास में अपन गैस स्टेट में रियल गैस पढ़ेंगे बेटा केवल, क्योंकि आइडियल गैस पढ़ना नहीं है अपने को, एक ही क्लास है। तो एक क्लास में अपन थोड़ा रियल गैस, कोलिजन थ्योरी, कैसे कैसे अपना जो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जैसे काइनेटिक्स में डिपेंडेंसी आती है, दूसरा जो है अपन मीन फ्री पाथ कैसे कैसे चीज़ों पर डिपेंड करता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपन पढ़ेंगे ना। ओके बेटा, चलो, थैंक यू।